नमस्कार, मैं सोनिया अडवाणी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग। आज बड़े दिनों बाद मैं आपके लिए कहानी जगत के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही लोकप्रिय लघु कथा बड़े घर की बेटी लेकर आई हूँ। उनकी अन्य कहानियों की ही तरह इस कहानी में भी भारत की सुदृढ़ संस्कृति और परंपरा का सुंदर चित्रण किया गया है। किसी भी घर या परिवार को जोड़कर रखने में स्त्रियों का कितना बड़ा योगदान होता है, यही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आइए अब कहानी सुनते हैं बड़े घर की बेटी की, जिसका नाम है आनंदी। आनंदी एक ऊंचे कुल की लड़की थी। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। उनके जीवन में वैभव की कोई कमी न थी। विशाल भवन, हाथी, कुत्ते, बाज, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्री, साथ ही ऋण भी, जो कि बेटियों के ब्याह के चक्कर में उनके सिर पर चढ़ गया था। उन्हें एक भी लड़का न था। 7 बेटियां थीं। 3 के ब्याह तो उन्होंने दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्जा सिर पर होते ही उनकी आंखें खुली। अब चौथी बेटी आनंदी की बारी थी। सब बहनों में आनंदी सबसे अधिक सुंदर और गुणवती थी और पिता की चहेती भी थी। आनंदी के विवाह को लेकर उसके पिता बड़े परेशान रहते थे। वे अपने ऋण का बोझ बढ़ाना नहीं चाहते थे, पर साथ ही आनंदी के लिए अच्छे विवाह की भी कामना करते थे। जोग कुछ ऐसा बैठा कि आनंदी का विवाह जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से ठीक हुआ। बेनी माधव सिंह एक जमींदार था, पर अब उसकी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो चुके थे। एक दिन श्रीकंठ किसी आयोजन के चलते भूप सिंह के घर चंदा मांगने आए और भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। श्रीकंठ पुरातन हिंदू संस्कृति और रीतियों का उपासक था। वो बीए पास कर नौकरी करता था। बस बात पक्की हुई और धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। अपने पुरातन तौर तरीकों के तरफ झुकाव के चलते कभी कभार श्रीकंठ का अपनी पत्नी यानी आनंदी से भी मतभेद हो जाया करता था। श्रीकंठ संयुक्त परिवार का प्रबल समर्थक था। आनंदी के ससुराल का वातावरण मायके से एकदम जुदा था। यहाँ सुख सुविधाएं बहुत कम थी, परंतु आनंदी ने एक सुशील बहू की तरह स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। श्रीकंठ का एक छोटा भाई था जिसका नाम लाल बिहारी था। वो श्रीकंठ के एकदम उलट गंवार और उज्जड़ था, परंतु अपने बड़े भाई श्रीकंठ का बहुत सम्मान करता था। वो भरे बदन का जवान था और पहलवानी करता था। जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी से 2 चिड़िया लिए हुए आया और भाभी से बोला कि भूख लगी है, जल्दी से इसे पका दो। आनंदी भोजन बना चुकी थी। अब वो नए सिरे से यह व्यंजन बनाने बैठ गई। हांडी में घी पाव भर से अधिक नहीं बचा था, जो कि आनंदी ने सारा का सारा मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। उसने भाभी से जवाब तलब किया तो आनंदी ने कहा कि पाव भर ही बचा था, सारा मांस में डाल दिया। ये सुनकर लाल बिहारी को क्रोध आ गया। वो बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। आनंदी को मैके की निंदा सहन नहीं हुई। वो मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार ही खा जाते हैं। लाल बिहारी ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। वो बोली, आज वो होते तो मजा चखाते। लाल बिहारी से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी और उसका जब जी चाहता वो अपनी स्त्री पर हाथ उठा देता था। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका। आनंदी ने अपना सिर तो बचा लिया, पर उसकी उंगली में चोट लग गई। वो खून का घूंट पीकर रह गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन वो बिना खाए पिए कोप भवन में ही रही। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करता था। वो संध्या के समय लौटा। फिर आस पड़ोस के लोग इधर उधर की चर्चा करने आ गए।
रात के 10 बजे तक सभा चली। फिर जब सब लोग चले गए तब लाल बिहारी ने आकर श्रीकंठ से आनंदी की शिकायत करी। बेनी माधव सिंह ने भी उसका ही साथ दिया। श्रीकंठ चिंतित होकर आनंदी से मामला जानने पहुंचा। आनंदी ने पूरा वाकया अपने क्रोध के साथ कह सुनाया और रोने लगी। वैसे तो श्रीकंठ बड़ा धैर्यवान था, पर अपनी स्त्री के आंसू और अपमान उससे सहा नहीं गया। किसी तरह उसने सुबह तक का इंतजार किया, फिर सीधा अपने पिता से जाकर अपना क्रोध निकाल दिया। बेनी माधव सिंह ने उसे समझाने का काफी प्रयत्न किया, पर वो नहीं माना। उसने कहा, इस घर में या तो वो रहेगा या लाल बिहारी। वो बोला कि वो अपने छोटे भाई का मुंह नहीं देखना चाहता। बेनी माधव श्रीकंठ का क्रोध तो शांत करना चाहते थे, पर लाल बिहारी के व्यवहार को अनुचित नहीं ठहराना चाह रहे थे। इस घरेलू वाद विवाद का आनंद लेने अब गांव भर के लोग बहाने से जमा होने लगे। बेनी माधव ये भाव ताड़ गए और तुरंत उन्होंने अपना तरीका बदलते हुए श्रीकंठ से कहा कि छोटे भाई से अपराध हुआ, उसे क्षमा कर दो। पर श्रीकंठ पिता का ये बदला सुर समझ न पाया और अपने निश्चय पर अडिग रहा। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर और मान करता था। श्रीकंठ भी उस पर जान छिड़कता था, पर आज इतना स्नेह करने वाले भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसे लगा कि भैया अगर उसे डांट देते या 2-4 तमाचे भी जड़ देते तो चलता, पर यह कहना कि वह उसका मुंह नहीं देखना चाहते, ये उससे सहा नहीं गया। तो वो रोता हुआ घर आया और रोते हुए ही आनंदी से क्षमा याचना करते हुए कहा कि भैया अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब आनंदी को पछतावा होने लगा। बात इतनी बढ़ जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। वो मन ही मन अपने पति पर झुंझलाने लगी कि इतना क्रोध करने की भी क्या जरूरत थी। लाल बिहारी की करुण बातें सुनकर आनंदी का मन पिघल गया था। उसने श्रीकंठ से अपने छोटे भाई को रोकने को कहा, पर वो नहीं माना, तो आनंदी ने स्वयं ही लाल बिहारी का हाथ पकड़कर रोक लिया। अब तक श्रीकंठ का मन भी पिघल चुका था। सब ने अपने गिले शिकवे दूर किए। श्रीकंठ ने लाल बिहारी को गले से लगा लिया। सबके मन इस घटना से धुल चुके थे। बेनी माधव सिंह ने जब दोनों भाइयों को गले मिलते देखा तो वो आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी ये किस्सा सुना उसी ने इन्हीं शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। और कहानी समाप्त। आज बड़े दिनों बाद प्रेमचंद जी की इस सुंदर सी कहानी के साथ वापसी की है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूंगी जल्द दूसरा वीडियो लेकर लौटने की। तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।